हर इंडस्ट्री की एक डार्क साइड ज़रूर होती है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, टेक इंडस्ट्री हो या फिर वो हो एनिमे इंडस्ट्री। हेलो सेयंस, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हमारे चाइल्डहुड एनिमे पोकेमोन की वजह से 500 से भी ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया, कैसे एक फेमस एनिमे ने होली बुक ऑफ इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया और भी कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ एनिमे हिस्ट्री। इमेजिन करो तुम एक वॉइस एक्टर हो और तुम्हें इनवाइट किया जाता है एक इंटरव्यू के लिए। तुम वहां जाते हो ये सोच करके तुम अपना बेस्ट दोगे, बट वहां पर प्रोडक्शन टीम तुमसे वॉइस एक्टिंग के बजाय उल्टे सीधे टास्क करवाती है और तुम्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करती है और बाद में कहती है कि ये तो बस एक प्रैंक था। तुम सोचते हो कि चलो कोई नहीं, खैर है, बट फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा इंटरव्यू तो लाइव चल रहा था और हजारों लोग तुम्हें देख रहे थे। यही होता है मित्सुहिरो इचिकी के साथ। कोकोरो कनेक्ट एक लाइट नॉवल सीरीज जिसको एनिमे एडेप्टेशन मिला बाय सिल्वर लिंक और ये एयर किया गया फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2012। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, लाइक बॉडी स्वैपिंग, इमोशनल ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। एनिमे की पॉपुलैरिटी काफी डिसेंट थी, पर फिर इसे बर्बाद कर दिया जाता है बाय इट्स ओन प्रोडक्शन टीम। बिफोर एयरिंग द एनिमे, प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है कि वो शो की हाइप बढ़ाने के लिए एक लाइव इवेंट रखेंगे, कोकोरो कनेक्ट बनकसाई। इस इवेंट में वो कुछ वॉइस एक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स को फीचर करते हैं, जिनमें से एक होते हैं मित्सुहिरो इचिकी। इचिकी को वहां कोकोरो कनेक्ट के एक कैरेक्टर चिहिरो को वॉइस देने के लिए इनवाइट किया गया था, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पर। वो इचिकी से कुछ फिजिकल टास्क करवाते हैं, उन्हें उल्टी सीधी लाइंस बोलने के लिए कहते हैं और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। एंड व्हाट्स शॉकिंग टू मी इज उनके सो कॉल्ड प्रैंक में शो के प्रोड्यूसर तक शामिल होते हैं। इचिकी तो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और अब उन्हें काम मिल जाएगा, मगर उन्हें पता नहीं होता कि ये एक प्रैंक है और ये पूरा इंटरव्यू लाइव चल रहा होता है और हजारों लोग उन्हें देख रहे होते हैं। शो के होस्ट इजी ताकीगावा, जो कि एक रेडियो पर्सनैलिटी हैं, वो इस पूरे इवेंट पर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने ऑडियंस को ये कहा था कि इचिकी को लाइफ के बारे में सब पता है, इसलिए ऑडियंस भी उस टाइम काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही होती है। लेकिन बाद में जब इचिकी को सच पता चलता है तो वो ट्विटर पर जाकर लोगों को बताते हैं कि कैसे उन्हें बिट्रे किया गया है और उनके जेन्युइन एफर्ट्स का मजाक बनाया गया है। इचिकी का ये ट्वीट आग की तरह फैलने लगता है, उनके फैंस एंड पीयर्स से उन्हें काफी सपोर्ट मिलता है। फॉरम्स लाइक 2 चैनल इस शो को बाइकआउट करने का प्रोटेस्ट करते हैं। जापान आउटलेट्स लाइक निको निको न्यूज एंड मेनी अदर एनिमे ब्लॉग प्रोडक्शन के इस अनप्रोफेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। और उसके बाद फाइनली सिल्वर लिंक एंड प्रोडक्शन कमेटी कोकोरो कनेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपॉलॉजी इशू करती है। प्रोड्यूसर ताकाहिरो क्लेम करते हैं कि उनका इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं था, वो सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते थे। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए लोगों को कितना बुली करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। और ताकाहिरो ने तो पब्लिक आउटरीच की वजह से अपोलोजाइज भी किया, बट हम लोग अपॉलॉजी तो छोड़ो, ये चीज रियलाइज तक नहीं करते कि सामने वाले को कितना बुरा लगा होगा। खैर, उसके बाद शो की ब्लूरे सेल्स और मर्चेंडाइज को काफी नुकसान पहुंचता है। फैंस 2 हिस्सों में बट जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ फैंस जो ये कह रहे थे कि एनिमे और स्टाफ की ये कंट्रोवर्सी दोनों चीजें सेपरेट है, वहीं दूसरा ग्रुप कंप्लीटली इस एनिमे को बाइकआउट कर देता है और काफी टाइम तक एनिमे इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बुली करने पर बातें चलती रहती हैं। अगर बात करें इचिकी की, तो उन्होंने प्रोडक्शन की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्हें माय टीन रोमांटिक कॉमेडी जैसे अच्छे शोज में काम भी मिला। तुम में से ऑलमोस्ट सभी का फर्स्ट एनिमे या तो ड्रैगन बॉल होगा या फिर ये एनिमे। बचपन में जिस एनिमे को हम बड़े शौक से देखते थे, उसके एक एपिसोड की वजह से 500 प्लस बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। दिसंबर 16, 1997 टीवी टोक्यो पर पोकेमोन का एक एपिसोड रिलीज किया गया, कंप्यूटर वॉरियर पॉलीगॉन, जिसकी व्यूअरशिप थी 4.6 मिलियन, जिनमें से मोस्टली बच्चे थे। इस एपिसोड में होता क्या है कि ऐश, पिकाचू और उसके दोस्त पोकेबॉल में आए मेल फंक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो हेल्प लेते हैं प्रोफेसर अकीबारा की। प्रोफेसर उन्हें अपने डिजिटल पोकेमोन पॉलीगॉन के साथ एक साइबर स्पेस में भेजते हैं, जहां पर वो एनकाउंटर करते हैं टीम रॉकेट को और उनकी इनसे फाइट स्टार्ट हो जाती है। एपिसोड के क्लाइमेक्स में टीम रॉकेट एंटीवायरस से बनी मिसाइल्स लॉन्च करती हैं, जिसे पिकाचू अपने थंडरबोल्ट अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। सीम्स प्रीटी यूजुअल, राइट? बट इस पर्टिकुलर सीन को एनिमेटर्स ने एक टेक्निक से एनिमेट किया था, विच इज कॉल्ड पाका पाका, जिससे स्क्रीन पर अल्टरनेटिवली रेड और ब्लू लाइट
लाइट्स फ्लैश होती हैं और रफली 6 सेकंड तक 12 टाइम्स पर सेकंड स्क्रीन फ्लैश होती है और इस मल्टीपल फ्लैशिंग की वजह से तकरीबन 600 बच्चों को फोटो सेंसिटिव एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं। अब अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो तुम्हें आइडिया होगा कि बच्चे जब भी मोबाइल या टीवी पर कुछ देखते हैं तो वो हमेशा स्क्रीन के काफी करीब बैठकर देखते हैं और बच्चों की यही आदत उस टाइम उनके लिए भारी पड़ जाती है। उसके बाद विद इन द 30 मिनट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मास रिपोर्ट्स आने लगती हैं। जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 685 व्यूअर्स, जिनमें से 310 लड़के और 375 लड़कियां जो कि मोस्टली 11 से 15 साल के होते हैं, उनमें नोजिया, हेडेक, ब्लरी विजन और यहाँ तक के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स भी नजर आते हैं। और ये चीज यहाँ तक भी नहीं रुकती, उसके बाद एपिसोड के इसी सीन को न्यूज पर रीब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जिन्होंने पहले वो एपिसोड नहीं देखा था वो भी इसका शिकार बन जाते हैं। और दिसंबर 17 को अराउंड 12,000 बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड डिजीनेस रिपोर्ट किए जाते हैं। बट लेटर नाइट टोक्यो टीवी इस एपिसोड को विड्रॉ कर देता है और 16 अप्रैल 1998 तक पोकेमोन का कोई भी एपिसोड एयर नहीं किया जाता और इस पर्टिकुलर एपिसोड को तो कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। अब हालांकि ये फ्लैशेस तो पिकाचू के अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन क्योंकि वो फेस ऑफ द शो था इसलिए पिकाचू के बजाय पॉलीगॉन को बैन कर दिया जाता है। खड़ा हूँ आज भी वहीं। खैर बाद में जापान की ब्रॉडकास्ट गाइडलाइंस को भी चेंज किया गया, पोकेमोन के पिछले सारे एपिसोड्स को री एडिट किया गया और एनिमे में यूज किए गए फ्लैशेस को 3 टाइम्स पर सेकंड, अगर रेड नहीं है तो 5 टाइम्स पर सेकंड कर दिया गया और एक डिस्क्लेमर भी रन करवाया गया, वॉच इट इन अ वेल लिट रूम, नॉट टू क्लोज टू द स्क्रीन। एल्दो ये पोकेमोन की रेपुटेशन पर एक ब्लैक मार्क था, बट पोकेमोन रिटर्न स्ट्रॉन्गर। और बाद में फैंस ने काफी मीम्स भी बनाए लाइक पॉलीगॉन डिड नथिंग रॉन्ग, जस्टिस फॉर पॉलीगॉन। और पॉपुलर शो द सिम्पसन्स में भी इसे ऐड किया गया एज 30 मिनट्स ओवर टोक्यो बैटलिंग सीजर रोबोट्स जस्ट टू मॉक पोकेमोन मैनिया। सोचो तुम एक कंपनी में काम करते हो और तुम उस कंपनी में आउट क्लास परफॉर्म करते हो और सिर्फ इसी वजह से तुम्हारा बॉस तुम्हें फायर कर दे। वेल ये कंट्रोवर्सी भी कुछ इसी तरह की है जो एनिमे इंडस्ट्री की एक डार्क साइड को दिखाती है। वेल अगर तुम एनिमे को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो तुमने इस एनिमे का नाम तो जरूर सुना होगा, किमोनो फ्रेंड्स, जिसके डायरेक्टर तात्सुकी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे जापान की एक मशहूर एंटरटेनमेंट कंपनी के होश उड़ जाते हैं। तात्सुकी एक मशहूर एनिमेटर, राइटर और डायरेक्टर जिन्हें अप्रोच किया जाता है बाय कादोकावा कंपनी, जो कि अलग अलग एनिमेटेड शोज, फिल्म्स और गेम वगैरह बनाती है। वो तात्सुकी को किमोनो फ्रेंड्स नामी एनिमे डायरेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, पर क्योंकि कादोकावा को इस एनिमे से इतनी उम्मीदें नहीं थी इसलिए वो तात्सुकी को ना के बराबर बजट देती है। पर तात्सुकी अपनी स्किल्स और क्रिएटिवनेस से इस एनिमे को इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं कि वो एनिमे फैंस के दिल में जगह बनाने लगता है और सीजन 1 एपिसोड 4 के बाद इसकी व्यूअरशिप 10 मिलियन क्रॉस कर जाती है। मर्चेंडाइज की सेल्स भी स्पाइक कर जाती है और लोग तात्सुकी के काम की काफी तारीफें कर रहे होते हैं। ये एनिमे इन 2017 फ्रॉम जनवरी टू मार्च एयर किया जाता है और उसी साल सितंबर 25 को तात्सुकी एक ट्वीट करते हैं जो कि एक बॉम्ब की तरह उनके फैंस पर फटता है। दिस इज सडन बट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट आई एम टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द किमोनो फ्रेंड्स एनिमे। इट सीम्स द ऑफिशियल डिसीजन वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम कादोकावा। आई एम सॉरी, आई ऑल्सो फील डिसअपॉइंटेड। इस ट्वीट को अराउंड 3 लाख रीट्वीट्स मिलते हैं और फैंस के इस आउटरीच को देखकर सितंबर 26 को कादोकावा की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि तात्सुकी ने विदाउट परमिशन बोनस एपिसोड 12.1 को रिलीज करके न्यू कम्युनिकेशन टर्म्स को ब्रीच किया है। लेकिन उनके इस ट्वीट को प्रोड्यूसर फुकुहारा डिनाई करते हुए कहते हैं कि नो, द परमिशन वाज ग्रांटेड। और तात्सुकी के फैंस चमन नहीं होते, वो समझ जाते हैं कि कादोकावा ने तात्सुकी को सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से फायर किया है। देन सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव तात्सुकी जैसे ट्रेंड स्टार्ट होते हैं। निको निको जैसी स्ट्रीम्स एंटी कादोकावा कमेंट्स से भर जाती हैं। कादोकावा कंपनी के स्टॉक्स में 6% का ड्रॉप आता है और कादोकावा को सीरियस फाइनेंशियल रेप्रिकॉशंस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इतने सब आउटरीच के बावजूद भी 27 दिसंबर को शो के प्रोड्यूसर कंफर्म कर देते हैं कि तात्सुकी को सीजन 2 से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद 2019 में किमोनो फ्रेंड्स का सीजन 2 एयर किया जाता है जो कि बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है और इसका एपिसोड 12 तो निको निको का लोएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड बन जाता है। लेटर उसी साल तात्सुकी भी अपनी सीरीज केमुरी कुसाई के साथ कम बैक करते हैं और उनकी ये सीरीज सुपर हिट जाती है। उनकी इस सीरीज के बाद तो उन्हें फाउंडर ऑफ गिबली आर्ट्स हायाओ मियाजाकी से भी कंपेयर किया जाने लगता है। इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि अगर तुम में टैलेंट है तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।
9/11 का अटैक हुआ था 2001 में। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम अगर एक ओताकू हो तो मुझे जोजो बिजार एडवेंचर का इंट्रोडक्शन देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जोजो बिजार की एक आर्क स्टारडस्ट क्रूसेडर्स, जिसमें जोतारो कुजो अपने एलाइज के साथ जापान से इजिप्ट जाता है टू डिफीट वैम्पायर दियोब्रांडो। इस ओवा को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाता है, पार्ट 1 फ्रॉम 1993 टू 1994 एंड पार्ट 2 फ्रॉम 2000 टू 2002। लेकिन ये ओवा कंट्रोवर्सी का शिकार बनती है इन 2008। इस ओवा के एपिसोड 6 में एंटेगनिस्ट दियोब्रांडो एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें अरबी में कुछ लिखा होता है। हालांकि ओरिजिनल मांगा में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, ये बस एनिमेटर्स ने एक इजिप्टियन वाइब देने के लिए किया होता है। मगर कुछ मुस्लिम्स नोटिस करते हैं कि ये टेक्स्ट तो कुरान पाक के चैप्टर अरद से लिया गया है, और ओवा और मांगा दोनों में कुछ फाइट सीन्स ऐसी जगह पर बेस्ड थे जो मस्जिद से रिजेंबल करते थे। उसके बाद अरब एंड इजिप्ट की इस्लामिक कम्युनिटीज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। चेयरमैन ऑफ फतवा कमेटी शेख अब्दुल हामिद का कहना था कि इस सीन के जरिए मुस्लिम्स को टेररिज्म से लिंक किया जा रहा है। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले 9/11 के अटैक के बारे में बताया था जो कि हुआ था 2001 में, और ये ओवा भी 2000 से 2002 के बीच में एयर किया गया था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन 2 बातों का आपस में क्या लिंक है। देन काफी लोग जापानीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का कहते हैं, इंक्लूडिंग द एक्स हेड ऑफ अल हजर फतवा कमेटी जमल कुतुब। इस सब को देखते हुए 22 मई 2008 को शुहिशा, जो कि जोजो की मांगा पब्लिशर है, और APPP जो कि जोजो के एनिमेटर स्टूडियो है, वो एक ज्वाइंट अपॉलॉजी रिलीज करते हैं। वो कहते हैं कि द अरबिक टेक्स्ट वाज एडेड टू इंडिकेट द सीन्स मिडल ईस्टर्न लोकल एंड नॉट टू ऑफेंड एनीवन। वो एडमिट करते हैं कि क्योंकि एनिमेटर्स को अरबी नहीं आती थी इसलिए उनसे ये मिस्टेक हुई है, और वो वादा करते हैं कि वो इस सीन को रिमूव कर देंगे। उसके बाद कंपनी फौरन अपनी सारी वर्ल्ड वाइड शिपमेंट्स को रुकवा देती है, और यहाँ तक कि जोजो के मांगा का अराकी भी अपने उन पैनल्स को रीड्रॉ करते हैं जिनमें मॉस्क इंक्लूड थे। और इस सब के बाद 2009 में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन वापस स्टार्ट होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर ओवा को कभी भी DVD री रिलीज नहीं किया जाता। इस कंट्रोवर्सी की वजह से शुइशा जोजो का एनिमे लाइसेंस APPP से लेकर डेविड प्रोडक्शन को दे देता है, जिसकी वजह से APPP को काफी नुकसान होता है। इस कंट्रोवर्सी में मुस्लिम्स भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। कुछ वो जो कि ये कह रहे थे कि दियोब्रांडो सिर्फ कुरान पाक के टेक्स्ट को पढ़ रहा था और उसने कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। वहीं कुछ ये कह रहे होते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। ये इंसिडेंट एनिमे हिस्ट्री का मोस्ट डिस्टर्बिंग इंसिडेंट माना जाता है। 18 जुलाई 2019 को एक 41 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड शिंजी आओबा जापान के फेमस स्टूडियो क्योतो एनिमेशन में घुसता है विद 40 लीटर्स ऑफ गैसोलीन और एक 3 स्टोरी स्टूडियो को आग लगा देता है, जिसकी वजह से 36 लोग मारे जाते हैं जो कि मोस्टली यंग एनिमेटर्स थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान के लिए ये इंसिडेंट एज नॉस्टैल्जिया होता है। बट आखिर शिंजी आओबा ने ऐसा किया क्यों? जरूर कोई तो बहुत ही बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से एक इंसान ये हरकत कर सकता है। तो दरअसल होता ये है कि एक आर्चरी से रिलेटेड स्पोर्ट्स एनिमे सुरुने, जिसके एपिसोड 5 में एक सीन होता है जिसमें स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट मिनातो नारुमिया और उसका टीममेट ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। मिनातो सजेस्ट करता है कि हमें पैसे सेव करने के लिए वही मीट खरीदना चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट करीब हो, और बस ये एक छोटा सा सीन 36 लोगों के मरने का रीजन बनता है। वेल, शिंजी आओबा क्लेम करता है कि ये पर्टिकुलर सीन उसकी अनपब्लिश्ड नॉवेल से चोरी किया गया है। अब देखो, ये जो क्योतो एनिमेशन स्टूडियो है ना, ये छोटे आर्टिस्ट को स्टेज देने के लिए कुछ कॉन्टेस्ट रखता था, और इन्हीं में से एक कॉन्टेस्ट में शिंजी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इसीलिए शिंजी को ऐसा लगा कि स्टूडियो ने उसकी नॉवेल का एक पार्ट यूज किया है और उसे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, और इसी वजह से शिंजी 2017 से इन्हें हेट कर रहा था और ऑनलाइन इन्हें बहुत बुरा भला भी कहता था। लेकिन शिंजी का दिमाग तब घूमता है जब 2019 में सुरुने को एनिमे एडेप्टेशन मिलता है, और बस सिर्फ इसी रीजन से शिंजी पूरे स्टूडियो को जला देता है, इंक्लूडिंग द एनिमेटर्स जो वहाँ सिर्फ अपना काम कर रहे थे। अल्दो बाद में स्टूडियो शिंजी के ऑब्लिगेशंस को साफ डिनाई कर देता है, ये कहकर कि हमारे कॉन्टेस्ट में आए किसी भी आर्टिस्ट का काम हम अपने प्रोडक्शन स्टाफ से शेयर ही नहीं करते। इस आर्सन अटैक में सिर्फ वहाँ पर काम करने वाले एनिमेटर्स ही नहीं बल्कि शिंजी खुद भी काफी इंजर्ड हुआ था। उसके बाद शिंजी को उसकी इंजरी से रिकवर होते ही कोर्ट में पेश किया जाता है, और ये केस काफी टाइम तक चलता है कंसिडरिंग आओबास क्लेम एंड हिज मेंटल इलनेस।
और जनवरी 2024 में जाकर अओबा को सेंटेंस टू डेथ मिलता है। आई कम्प्लीटली एग्री कि जो शिंजी अओबा ने किया वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है, बट क्या तुम्हें लगता है कि इस इंसिडेंट में स्टूडियो की कोई भी गलती नहीं थी? दो चीजें जो मुझे इस इंसिडेंट में सस लगी वो ये है कि स्टूडियो ने शिंजी के ऑब्लिगेशंस को डिनाई तो कर दिया, मगर इस चीज का कोई उन्होंने प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया। और दूसरा ये कि कोई भी स्टूडियो इतना अनसिक्योर कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी बंदा आकर विद 40 लीटर ऑफ गैसोलीन पूरे स्टूडियो को आग लगा देता है और कोई भी फायर अलार्म नहीं बचता, मतलब कोई भी सिक्योरिटी का इंतजाम ही नहीं है। वेल, शिंजी ने जो किया वो तो बहुत ही गलत था, मगर कहीं ना कहीं इसमें स्टूडियो की भी कुछ हद तक गलती जरूर है। और तुम्हें इंटरनेट पर ऐसे बहुत से केसेस मिल जाएंगे जहां पर फॉर द सेक ऑफ इट्स रेपुटेशन एक वेल नोन इदारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी सारी गलत हरकतों पर पर्दा डाल देता है। तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू गेट योर वाइफू। मैं तुमसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आ रा, साようなら